हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, हम मेन यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन हमारा क्यों होता है, उसके क्या कॉज है और उसके क्या मतलब लोग उसको किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो कितना ज्यादा डेंजरस है डिफॉरेस्टेशन होना। ठीक है, इसी टाइप का एक चैप्टर आपने क्लास 7 में पढ़ा था, फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये थोड़ा चैप्टर होने वाला है, बस वो थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा था, ये थोड़ा आपका थ्योरेटिकल ज्यादा होगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब आपका एक्सपीरियंस मतलब समझने वाला ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक तो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्यों लोग कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, कि वो हम ये जो बनी हुई है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह किसे बनी हुई है, ताकि हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कहीं ना कहीं करके ऐसे प्लांट्स एनिमल्स जो हमारे इंडेंजर्ड है, हमारी इस अर्थ से विलुप्त मतलब जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बचाने के लिए, सेफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टाइप की बड़ी बड़ी हाँ यहाँ पे हमें क्या अवेलेबल है, बड़ी बड़ी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इस तरीके से अलग अलग जगह अवेलेबल है जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुलवा रखी है, जहाँ पे हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को इन सबको रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 की conservation of plants and animals. We saw in class 7 that Payal and Bhuj had visited the forest along with the professor Ahmed and Tibu. ठीक है, आपने देखा, आपने क्लास 7 में अभी जल्दी में ही पढ़ा था, पहली और भूजो होते वो कहाँ गए थे, फॉरेस्ट गए थे प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ। ठीक है, दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। जब वो वापस आए तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा वैसे थे, उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, ईगर थे बहुत ज्यादा, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सके कि उन्हें वहां पे कैसा लगा, क्या क्या उन्होंने देखा, इस तरीके से वो देखना बताना चाहते थे उन्हें। ठीक है, अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। अब जो कुछ और चाइल्ड्स थे, जो और चिल्ड्रन थे, मतलब जो और चिल्ड्रन थे वहां पे, उन्होंने क्या सोचा, वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बाकी सबसे, क्योंकि वो भी भरतपुर सेंचुरी गए थे। ठीक है, भरतपुर सेंचुरी गए थे। सम अदर हैड हियर अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, कुछ बाहर गए थे जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क गए, या फिर उन्होंने वहां के बारे में सुना। ठीक है, लॉक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए कुछ लोग, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी। ठीक है, अब तो उन्होंने वो ऐसी ऐसी जगह गई वहां पे, ठीक है, इस टाइप की बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, और या फिर उन्होंने वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा की। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, अब पहले पहेली पूछती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब बात आती है, अब पहली कोई पास एक माइंड में क्वेश्चन आता है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनी ही क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आगे इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, आपको इसके क्वेश्चन का भी आंसर आपको आगे इस चैप्टर में मिलेगा। वैसे तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, मैं नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपको बताया भी था क्यों बनी है अभी, क्योंकि अब ऐसे एनिमल्स जो हमारे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हमारे खत्म होने वाले हैं, उन्हें बचाने के लिए जो इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड वैसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत जल्दी ही अब हमारी अर्थ से चले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को बचाने के लिए तो ये गवर्नमेंट ने बनवाई है, ताकि जो इतने भी एनिमल्स हैं ये सेफ रह सकें, बिल्कुल सेफ रह सकें। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास टॉपिक 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अब डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है और उसके क्या कॉज हैं। सो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम जानते हैं हमारे आसपास एक बहुत ज्यादा वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जो अर्थ पे रहती है। ठीक है, हम जानते हैं हमारे आसपास अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग स्पेसीज के एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, कई, अब हम डॉग की भी बात करें, हम काऊ की भी बात करें, तो काऊ तो हमने एक टाइप का एनिमल ले लिया, लेकिन काऊ की भी हम जानते हैं कितनी सारी स्पेसीज होती हैं,
ठीक है, कई सारी स्पेसीज होती हैं, कोई डॉग कैसा होता है, कोई काऊ कैसी होती है, हर किसी के अलग अलग वेराइटीज हमें मिलती हैं, है ना। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड। लेकिन ये जितने भी एनिमल्स अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं, ये सब एसेंशियल होते हैं हमारे आज के समय को इतना बेहतर बनाने के लिए। टुडे ए मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स इज डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इनके लिए आजकल हमने जो लगा रखा है, ठीक है, सबसे बड़ा इनका थ्रेट जो है, सबसे बड़ी इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इनके सर्वाइवल के लिए, जो इससे इन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, इनके सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है, वो क्या है, इनका डिफॉरेस्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन पर डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और जब डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है तो वहां पे है ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये अपना घर छोड़ छोड़ के इन्हें जाना पड़ रहा है, और जब इन्हें हैबिटेट नहीं मिल रही अपनी, तो ये उस एरिया में नहीं रह पा रहे, और धीरे कर कर ये भी क्या होते जा रहे हैं, डाई होते जा रहे हैं, ठीक है। So we know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करें, मतलब साफ कर दें, बिल्कुल फॉरेस्ट को काट के जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज थे उन्हें काट दें, ठीक है, उन्हें क्लियर कर दें उनके रास्तों को, ठीक है, और उनका जो लैंड है हम और पर्पज के लिए यूज करना पसंद करते हैं, उसे भी हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेस मेंशन्ड बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ पर्पजेस दिए हैं, ठीक है, 3 पर्पजेस दिए हैं यहाँ में, कि जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में वो जनरली सबसे ज्यादा क्यों काटे जाते हैं, ठीक है। सो क्यों काटे जाते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, एक तो लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज करने के लिए हम ट्रीज को काटते हैं वहां से। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री वहां पे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, हाउस और फैक्ट्री, लंबे लंबे घर खड़े करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, तब हम किसका यूज होता है, तब हम ट्रीज को काटते हैं। और मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, और जब हमें फर्नीचर बनाना हो या फिर वुड को फ्यूल की तरह यूज करना हो, कोई भी ऐसा काम हो, उस टाइम हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से या फिर हम किसका यूज करते हैं, हम ट्री को काटते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उसके वुड का कॉमर्शियल पर्पज से यूज कर सकें, या फिर कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकें, या फिर हाउस और फैक्ट्रीज बना सकें, ठीक है। मेनली यही हमारे 3 पर्पजेस होते हैं, 3-4 पर्पजेस होते हैं हमारे जो मेन होते हैं, ठीक है। सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवरल सीवर ड्रॉट्स। अब देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमंस के अगर हम छोड़ें, कई बार नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, वो क्यों होता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से, ठीक है, या फिर जब ड्रॉट हो जाता है, ड्रॉट मतलब जब वहां पे पानी कम पड़ जाता है, पानी की वहां पे बहुत कमी हो जाती है और पानी बिल्कुल नहीं बचता है, जमीन बिल्कुल सूख जाती है, तो प्लांट्स तो वाटर में ग्रो होते हैं, तो तब हमारा क्या होता है, तब हमें हमारा जो फॉरेस्ट होता है वो डिफॉरेस्टेशन की ओर चला जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 5.1 दी है, add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। अब आपने यहाँ पे जो उन्होंने 3, 4, 5, 6 जितनी भी कॉजेस दिए हैं इन्होंने, ठीक है, अब आप इनमें और कॉजेस जोड़िए कि डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है, और उन्हें क्लासिफाई कीजिए कि वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक 5.2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में। सो पहले बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पहले बूझो ने रिकॉल किया, याद करने उसकी डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में। रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेंपरेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल। उन्हें याद आया जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थ पर टेम्परेचर है वहां का टेम्परेचर भी बढ़ता है और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता है अर्थ का, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इससे हमारी जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो बढ़ने लग जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो भी धीरे करके और नीचे जाने लगता है, इसलिए जो हमारे आसपास जहां भी ग्राउंड वाटर की सप्लाई हो रही होती है वो भी कम होने लग जाती है, ठीक है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। हम वो ये भी जानते हैं जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, हमारे नेचर का बैलेंस बिगाड़ देता है, ठीक है। हमारे नेचर में कई सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं, हमें कई सारी चीजें दिक्कतें आने लग जाती हैं, ठीक है। ये सब कहते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन से जो हमें नुकसान
वो होते हैं, ठीक है। दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद एंड दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, ठीक है। अब उन्हें प्रोफेसर अहमद ने भी ये उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने भी बताया कि जब ट्रीज कटते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, उससे क्या होता है, रेनफॉल कम होने लग जाती है, ठीक है। और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, वो भी डिक्रीज होने लग जाती है। मोरएवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है। उस और कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ही ज्यादा लेवल पे हो जाए तो फ्लड शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन होने लग जाता है जब ट्रीज नहीं रहेंगे, ठीक है। और ड्रॉट्स भी कई बार पड़ जाते हैं ओनली डिफोरेस्टेशन होने की वजह से, ठीक है। चलिए, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आप याद कीजिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को किसकी नीड होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CO2। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है प्लांट्स को, ठीक है। Fewer trees would mean that the less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere, ठीक है। अब जब ट्रीज कम होंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और जब कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी तो उससे क्या होगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है। हमने पढ़ रखा है जब हमारे ट्रीज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसे इनहेल कर कर क्या कर छोड़ते हैं, वो क्या छोड़ते हैं, वो एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रीज कम होंगे तो कम कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम वो यूज करेंगे, ठीक है, कम वो इनहेल करेंगे, ठीक है। जब कम प्लांट्स होंगे तो कम ही तो इनहेल करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम बनेगी क्योंकि फिर वो कम ही एक्सहेल करेंगे। और जब ऑक्सीजन कम बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उतनी ही रहेगी, वो उसी स्पीड से बढ़ती रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ऑक्सीजन की भी कमी धीरे कर होने लगेगी। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज डिफ्रैक्टेड बाय द अर्थ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ाती है, क्योंकि वो जो हीट रेज जो हमारे सन से आती हैं वो उसे ट्रैप करती है अपने उसमें, जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है ना वापस। देखिए सन पहले क्या करता है, सन अपनी हीट को रेडिएट करता है, आपने क्लास 7 में पढ़ा था हीट वाले चैप्टर में। जब वो अपनी हीट को रिफ्लेक्ट करता है सन, तो मतलब जब वो अपनी हीट को रेडिएट करता है तो हमारी अर्थ उस हीट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट भी करती है, थोड़ी सी हीट हमारी वापस रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जब वो हीट जो वापस रेडिएट होती है, मतलब वापस रिफ्लेक्ट होती है, उस हीट को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ट्रैप कर लेती है। और जब ये ट्रैप कर लेती है तो वो जो हीट होगी वो वहीं पे अटक जाएगी, वहीं पे रह जाएगी, और हीट के वहीं रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। इससे क्या होता है, हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है, ठीक है। और रेनफॉल भी कम होने लग जाती है, रेनफॉल भी कम होने लग जाती है। और दिस कॉज ड्रॉट्स, और इसकी वजह से कई बार यहाँ पे अर्थ पर ड्रॉट्स भी हो जाते हैं, ओनली किस वजह से, डिफॉरेस्टेशन की ही वजह से, ठीक है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना यहाँ पे कि जो रेनफॉल है, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है उससे रेनफॉल का क्या मतलब पड़ा है, और उससे वैसे ड्रॉट क्यों होगा, ठीक है। तो आपके माइंड में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब हमारे प्लांट्स कटेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे वाटर साइकिल पर असर पड़ेगा और रेनफॉल भी कम होगी, और उससे क्या होगा, हमारे ड्रॉट्स भी वहां पे हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। अब जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है किस चीज का, इसी की वजह से क्या कई बार क्या होता है, हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज में चेंज होने लग जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की वो भी प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। जब कम ट्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे क्या कहते हैं, जब हमारे ट्रीज कम होंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा बढ़ता जाएगा। सॉइल इरोजन मतलब जो हमारा सॉइल वाटर एवेंट की वजह से उड़ के कहीं दूर चला जाता है, और वहां पे हमारे क्या होने लग जाता है, वहां पे
सॉइल ऊपर से हटने लग जाता है, सॉइल हमारा बहता का बहता आगे जाता रहता है, तो उससे वहां पे तो सॉइल कम हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा वो एरिया। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सॉइल इरोजन को बचाने के लिए भी हमारे ट्री क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स। और जब हमारी ऊपर की टॉप लेयर जो होगी सॉइल की वो उन्हें हट जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो लोअर लेवल होती है जिसमें हमारे लोअर रॉक्स पाए जाते हैं, हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक की जो लेयर्स होती हैं रॉक से भरी हुई, वो बाहर निकलने लगेंगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब ये वाला जो सॉइल होगा जो हमारे नीचे रॉक्स वाला सॉइल हमें मिलता है, इसमें हमारा ह्यूमस कम होगा। ठीक है, ह्यूमस कम होगा और फर्टाइल भी ये सॉइल हमारा कम होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कवर्ड इनटू डेजर्ट्स। और इसी तरीके से धीरे कर डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे कर हमारा पूरा का पूरा फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो चला जाता है, एंड इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और जब इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा इतना फर्टाइल एरिया, भले ही वो कितना भी फर्टाइल एरिया हो, लेकिन जब वो उस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से इतना खराब हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so deforestation also leads to the decrease in water holding capacity of the soil। और जितना हम डिफोरेस्टेशन करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, जब तक हमारे ट्रीज है तब तक हमारा सॉइल के साथ साथ वाटर भी थोड़ा बहुत वो संभाल के रखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रीज करते चले आते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की कम हो जाती है, जो हमारा वाटर होता है वो सॉइल के बहुत अंदर चला जाता है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ठीक है, और इज रिड्यूस। और जो हमारा जब वाटर जो होता है मूवमेंट, जो वाटर का जो मूवमेंट होता है हमारे सॉइल से सरफेस से ग्राउंड तक, वो भी रिड्यूस होने लग जाता है, धीरे धीरे करके बहुत धीरे धीरे होने लग जाता है। और हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो भी कम होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर हम कहते हैं ना कि ग्राउंड वाटर हमें बिल्कुल क्लीन मिलता है, ये ग्राउंड वाटर भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई बार गंदा होने लग जाता है। ठीक है, सो देयर आर फ्लड्स। इसकी वजह से फ्लड्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब पानी हमारा सॉइल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, जब हमारा पानी सॉइल के अंदर ढंग से नहीं जा पाएगा तो ऊपर रहेगा, और जब ऊपर रहेगा तो फ्लड्स होने लगेंगे। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और जो और प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि न्यूट्रिशन कंटेंट होता है हमारे सॉइल में, टेक्सचर जो होता है सॉइल का वो भी चेंज होने लग जाता है इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, we have studied in class 7 that we get many products from the forest। ठीक है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमें ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, क्या मिलते हैं, कई प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिखने हैं जो आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? क्या हमें शॉर्टेज फील होगी इन प्रोडक्ट्स की अगर हम ट्रीज को रेगुलर बेसिस पर काटते रहे। मतलब अब आप खुद बताइए, आपको प्लांट से कितनी सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आपको प्लांट से तो वेजिटेबल से मिलती हैं, फॉरेस्ट से हमें पता नहीं क्या क्या मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन भी फॉरेस्ट से मिलती है। तो जब हम ये प्लांट्स को काटने लगेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनिमल्स की वाइल्ड लाइफ खराब हुई। ठीक है, मतलब उनके हैबिटेट खराब हुई, साथ ही साथ हमारा क्या खराब हुआ, हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास जो वेजिटेबल्स आते हैं फॉरेस्ट से, फ्रूट्स आते हैं, उन सब की कमी पड़ने लगेगी ना। तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते चलें। ठीक है, Activity 5.2 Animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your class. अब इन्होंने कहा एक्टिविटी 5.2 में एनिमल लाइफ भी हमारी अफेक्टेड होती है डिफॉरेस्टेशन से। कैसे होती है, आपको कुछ इस टाइप के पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं या फिर अपनी क्लास में लिख के उन्हें डिस्कस करके लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टॉपिक 5.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। Having become aware of the effects of deforestation, पहले वो आर वरीड। अब जब उन्हें पता चला, वो अवेयर हो गए डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या उससे असर पड़ रहा है, ठीक है, क्या क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो पहले वो बहुत ज्यादा वरीड हो गए। दे गो टू द प्रोफेसर अहमद। वो क्या गए, वो प्रोफेसर अहमद के पास गए एंड आस्क्ड हिम
हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से उन्हें उनके वाइल्ड लाइफ को, मतलब किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद के पास गए, उन्होंने पूछा कि हम उन्हें किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इस डिफोरेस्टेशन के उससे हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं। Professor Ahmed organizes a visit to the biosphere reserve for Paheli and Bujo and their classmates. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, उन्हें बताने के लिए उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की और वहां पे वो बायोस्फीयर रिजर्व तक गए, बुजो को लेकर, पहेली को लेकर और उनके क्लासमेट्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हम थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर होता क्या है, ठीक है, बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर इज दैट ए पार्ट ऑन द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एग्जिस्ट और वेयर और विच सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिम्स रहते हैं और लाइफ को सपोर्ट करता है, ऐसा एरिया, उस एरिया को बायोस्फीयर कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑर्गेनिज्म existing on earth, their interrelationship and their relationship with the environment। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिर हम मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, फिर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये क्या होती है, ये एक वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिम्स होते हैं जो हमारी अर्थ पे रहते हैं, एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, हम जैसे कि हम प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, वो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो उस टाइप के हम किस में रहते हैं, इस टाइप के हम बॉन्ड में रहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसी पूरे उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वापस चलते हैं वहीं। अब प्रोफेसर अहमद जो थे वो बायोस्फीयर रिजर्व लेके गए पहले बुजो उनके क्लासमेट्स को। ही सिलेक्ट्स ए प्लेस नेम्ड पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक प्लेस चूज किया, कौन सा, पंचमारही। ठीक है, मारी पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, उन्होंने इस प्लेस को चूज किया। ठीक है, वहां पे रुकने के, वहां पे दिखाने के लिए। ही नोज दैट द प्लांट्स एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वो जानते थे वहां पे जो ये पंचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व था, यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सिमिलर रहते थे, मतलब जो प्लांट्स आपको हिमालय के पीक्स में मिलेंगे इस टाइप के प्लांट्स या और एनिमल्स ही आपको वहां देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और साथ के साथ और उनकी जो बिलोंगिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और जो उनके लोअर वेस्टर्न घाट्स में जो मिलते हैं और थोड़े बहुत उसी टाइप के प्लांट्स वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए वहां मिलते हैं, तो वो वहीं उन्हें लेके गए। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद believes that the biodiversity found here is unique। प्रोफेसर अहमद क्या बिलीव करते हैं, मतलब उन्हें क्या लगता है, उन्हें ऐसा लगता है वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उस बायोस्फीयर रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, कहाँ की, पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व की, वहां की थोड़ी यूनिक है। उन्हें मतलब वहां पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। ही रिक्वायर्स माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने एक माधव जी थे वहां पे, एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय, उन्होंने वहां पे उन्हें कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो चिल्ड्रन वहां पे जितने भी उनके चिल्ड्रन वगैरह थे, ठीक है, वहां पे जितनी भी क्लासमेट्स थे, पहेलियो बूझो, उन्हें क्या माधव जी को कहा उन्होंने कि वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उन्हें अच्छे से दिखा के लाएं, उन्हें गाइड करें। ठीक है, ही एक्सप्लेन्स दैट द preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो प्रिजर्विंग एरियाज हैं, जहाँ पे हमारे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ये क्या है, ये इनके बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और एक हमारे नेशनल हेरिटेज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मतलब पार्ट है। ठीक है, माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। उन्होंने बताया कि जो माधव जी ने एक्सप्लेन किया चिल्ड्रंस को कि अगर हम अपने पर्सनल एफर्ट्स को छोड़े, मतलब हम खुद तो अगर एफर्ट कर ही सकते हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे छोड़े और अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखें, सोसाइटी के एफर्ट्स देखें, गवर्नमेंट के
एफर्ट्स देखें, एजेंसीज के एफर्ट्स देखें, तो वो भी फॉरेस्ट और एनिमल्स के काफी केयर कर रहे हैं और वो भी उन्हें प्रिजर्व करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने कुछ इस टाइप के रूल्स भी निकाले हैं, कुछ मेथड्स भी निकाले हैं, कुछ पॉलिसी निकाली है ताकि हम अपने वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व कर सकें जो हमारे एक्सटिंक्ट के होने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं ताकि हम इन्हें कंजर्व कर सकें, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक्टिविटी 5.3, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ये पढ़ लेते हैं किसके बारे में। यहाँ पे हमें छोटी सी केस स्टडी दी गई है, ठीक है, छोटी सी हमें यहाँ पे केस स्टडी दी गई है। To protect our flora and fauna and their habitat, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked, ठीक है, earmarked, ठीक है। तो हम ताकि अपनी फ्लोरा फौना को बचा सकें, अपनी उनके हैबिटेट्स को बचा सकें, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जिन्हें बचाया गया है, ठीक है, वो उन्हें क्या कहते हैं, तो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, इसमें नेशनल पार्क्स आते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, उन्हें हमने बनाया है, ठीक है, earmarked। Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there, ठीक है। अब जैसे हम बात करें वहां पे प्लांटेशन की, कल्टीवेशन की, ग्रेजिंग की और फेलिंग ट्री मतलब ट्रीज को गिराने की, डिफोरेस्टेशन करने की, हंटिंग करने की या फिर पोचिंग करने की, वहां पे इस टाइप की चीजें हमें सारी की सारी प्रोहिबिटेड की हैं। वहां पे हम इस तरीके से किसी भी प्लांट और एनिमल को नहीं या फिर हम किसी भी प्लांट एनिमल को किसी भी ऐसे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक ऐसे एरिया है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि उन पे कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस ना आए या फिर उनके हैबिटेट को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। नेशनल पार्क में एरियाज के ऐसे एरिया नेशनल पार्क से होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किए गए हैं, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग फ्रीली उन हैबिटेट्स को यूज कर सकते हैं और अपने उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में large areas of protected land for conservation of wild plants, wildlife, plants and animals resources and traditional life of the tribals living in that area, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे बड़े बड़े लैंड कंजर्वेशन के लिए बचा के रख रखे हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को और एनिमल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं और साथ ही साथ हम ट्रेडिशनल लाइफ भी, वहाँ पर ट्राइब्स भी कई सारी रहती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल लाइफ वाली जो ट्राइबल्स जो लोग होते हैं ज्यादातर वो ट्रेडिशनल लाइफ ही जीते हैं, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी ट्रेडिशनल ट्राइब्स भी वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। अब थी यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 5.3, find out the number of national parks, wildlife sanctuary and biosphere reserves in your district, state and the country, record in table 5.1, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल 5.1 में उनका नंबर लिखेंगे। show these area in an outline map of your state and India, और आपको इन सबको मिलाकर, ठीक है, आपको इन सारी एरिया को इसे पूरे के पूरे आपके स्टेट के और इंडिया के आउटलाइन मैप में आपको इन सबको लिखना है, ठीक है। और ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अपनी अपनी स्टेट, अपनी अपनी सिटी, अपनी अपनी स्टेट और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है। वहां पे कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और ये हमें देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमें पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व की थोड़ा सा मैप टाइप भी दिखाया हमें यहाँ पे गया है, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ठीक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक्टिविटी 5.3 तक पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.4 बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम इन्हें धीरे कर अब हम बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे से उन वीडियो को देख सकेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक 5.4 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।